स्वागत है आपका आरकेएम स्टडी सेंटर पे। देखिए ये हमारा बीएड एमएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का सेकेंड क्लास है। एंड आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन यानी कि संचार के बारे में। आई होप कि आपने इसका पहला क्लास देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट जो है वो बना दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगा। तो देखिए ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 6 सवाल आपका इसी टॉपिक से डायरेक्टली पूछा गया था। आपको पता होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 सवाल पूछा जाता है एंड इन 40 सवाल में से 6 सवाल ऐसा था जो डायरेक्टली ये टॉपिक आपका कम्युनिकेशन से पूछा गया था, ठीक है। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में, जहां से प्रत्येक 7 सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोग पीवाईक्यू को देखेंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं, ठीक है, जो जिसकी संभावना है कि आपके एग्जाम में आगे पूछा जाएगा। ओके, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं संचार यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में, एक दूसरे से कैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए संचार क्या होता है कि विभिन्न माध्यमों जैसे भाषण, लेखन, हाव भाव या प्रतीकों के माध्यम से व्यक्तियों या समूहों के बीच सूचना, विचार या भावनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। हम लोग क्या करते हैं, अपना जो भी हाव भाव है, अपना जो भी सूचना है, विचार है, वो दूसरे के साथ साझा करते हैं, उनके साथ बोलचाल करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, संचार है। किसी ना किसी तरह से हम उनसे जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं। सिंपल भाषा में समझिए कि एक व्यक्ति जो है वो या तो खुद से बात कर रहा है या फिर दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने हाव भाव को, विचार को प्रकट कर रहा है, अपनी भावना को जो है वहाँ पे प्रकट कर रहा है, साझा कर रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संचार यानी कि कम्युनिकेट करना, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे सभी चीज़ों का डेफिनेशन लिखा गया है। आप स्वयं भी एक बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो संचार क्या है कि दूसरों के समक्ष जो है वो अपनी भावनाओं को, हाव भाव को प्रकट करना, चाहे वो आपका लेखन के आधार पे हो सकता है, भाषण के आधार पे हो सकता है, कोई सिंबल के आधार पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अपनी भावनाओं को प्रकट करना आपका क्या हो जाएगा, कम्युनिकेट करना हो जाएगा, यानी कि कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब देखिए संचार प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर संचार जो है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है इंटरपर्सनल, तीसरा है ग्रुप कम्युनिकेशन एंड चौथा है आपका मास कम्युनिकेशन। हम आपके लिए एक बात यही कहेंगे कि आपको जो है वो इसका टाइप इंग्लिश नेम में याद रखिएगा। हिंदी में इनका नाम जो है वो अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इंग्लिश में आपका जो है वो नाम एक जैसा रहता है, एक ही रहता है। तो इसीलिए बेटर आपके लिए यही होगा कि आप जो इंग्लिश में नाम याद रखिएगा। क्या क्या मैंने बताया आपको, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। और आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वो आपका यही वर्ड दिया रहता है, जैसे कि हिंदी में भी आपका लिख देगा कि इंट्रापर्सनल, इसका शुद्ध हिंदी आपको नहीं देखने को मिलेगा। आगे हम जब पीवाईक्यू दिखाएंगे आपको, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको इस चीज़ को इंग्लिश में याद करने के लिए या पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा कि यहाँ पे जो 4 टाइप है उनमें से आपके सिलेबस में केवल 2 टाइप्स ही पढ़ना है। एक है इंट्रापर्सनल और दूसरा है इंटरपर्सनल। एंड इसी 2 टॉपिक्स को मैंने थंबनेल में भी सजेस्ट किया है, वहाँ पे जो वो ऐड किया है। यही 2 टॉपिक्स से आपके एग्जाम में केवल सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है वो केवल इसी 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक को हम लोग नहीं देखेंगे। ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन को जो है वो नहीं देखने वाले, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन अगर इसका शुद्ध हिंदी देखा जाए तो अंतःवैयक्तिक संचार। तो जब व्यक्ति स्वयं में किसी विचार या अनुभवों से प्रेरित होकर कार्य करता है तो वह संचार क्रिया अंतःवैयक्तिक संचार कहलाता है। यहाँ पे एक जो वर्ड आया है स्वयं, यही इस पूरे टॉपिक का मेन पॉइंट है। केवल आपको ये वाला याद रखिएगा तो आप समझ लीजिए कि ये पूरा टॉपिक आपके हाथ में आ गया, ठीक है, आपके माइंड में आ गया, ठीक है। स्वयं यानी कि खुद से बात करना,
आत्मनिरीक्षण करना, आत्मचेतना करना, या खुद से आप लोग, जैसे बहुत कोई होता है जो खुद के मन में सोचते हैं, ठीक है, सोच के कोई काम करते हैं, तो खुद से खुद के मन में बात करना, ये आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। यह संचार मनुष्य में मानसिक स्तर पर होता है जो स्वयं व्यक्ति तक ही सीमित रहता है, ठीक है। इसमें अपने अंतर्मन में बातचीत करना, सोचना, विचार करना आदि प्रक्रियाएं शामिल होता है। आगे है, एक व्यक्ति द्वारा किसी ईश्वर या अन्य शक्तियों की उपासना करना अंतर्वैयक्तिक संचार का सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रापर्सनल है। बस नाम याद रखिएगा कि यहाँ पे इंट्रा यानी कि अंत, खुद से बात करना, खुद के बारे में समझना, ठीक है, तो वो आपका इंट्रा में आ जाएगा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एंड केवल इसी के डिफिनेशन से ना जाने कितने सवाल जो है वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। केवल डिफिनेशन से, एक वर्ड से आपका क्वेश्चन वहां पे बन जाएगा, केवल ये है आपका स्वयं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे है आपका कि इसके अंतर्गत मानव अपनी CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का प्रयोग करता है। ये आपका बायोलॉजिकल टर्म है, तो बस नाम याद रखिएगा, CNS एंड PNS। जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं साइंस में तो उसको दो भाग में बांटा जाता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि एक साइंस टर्म है। केवल आपको नाम याद रखना है, CNS और PNS का प्रयोग जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें संचारक और प्रापक दोनों की भूमिका एक ही व्यक्ति को निभानी पड़ती है। अब संचारक और प्रापक क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए दो व्यक्ति है, ठीक है, दोनों व्यक्ति आपस में किसी चीज को लेकर डिस्कशन कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये आपका अपना जो है वो जानकारी या फिर विचार को इसके साथ साझा कर रहा है, तो ये आपका संचारक हो जाएगा। एंड ये उस चीज को, उस जानकारी को प्राप्त कर रहा है, तो इसको कहेंगे प्रापक। तो ये दोनों चीज आप समझ लीजिए, एक होता है संचारक, एक होता है प्रापक। सुनने वाला प्रापक, बोलने वाला संचारक, ठीक है। उदाहरण, विद्यार्थी सदैव अच्छे अंक पाने के लिए स्वयं से संचार करता है, स्वयं से बातचीत करता है कि कैसे हम लोग पढ़ें, कौन सा स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। तो वो स्वयं में विचार कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। निर्धन व्यक्ति सदैव अपनी भूख मिटाने के लिए स्वयं से संचार करता है, ठीक है। तो वो भी अपने मन में सोचता है कि कैसे क्या किया जाए ताकि जो है वो गरीबी मिटे, भूख मिटे। तो वो आत्मचिंतन कर रहा है, ठीक है। तो आत्मचिंतन करना, स्वयं के बारे में सोचना या फिर स्वयं से बातें करना, वो आपका इंट्रापर्सनल हो गया। अब देखिए इंट्रापर्सनल में सवाल और क्या पूछा जा सकता है, इसके तत्व से। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 तत्व होते हैं। एंड केवल आपको इन तीनों तत्व का नाम याद रखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला है सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कि स्व अवधारणा, जिसको हम लोग आत्म अवधारणा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आपका परसेप्शन यानी कि अवधारणा, और तीसरा है आपका एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीदें, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, परसेप्शन, एक्सपेक्टेशन, केवल आपको यही कहेंगे कि आप जो है वो इनका नाम भी इंग्लिश से याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको केवल सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना है, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है एंड पूछा भी गया है। तो केवल ये टॉपिक आपको यहाँ पे काम आने वाला है, वहां से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। देखिए सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, स्व अवधारणा क्या है। तो आत्म अवधारणा या स्व अवधारणा जो है क्या है कि इंट्रापर्सनल संचार का आधार है, बेसिक है उसका, क्योंकि यह निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति खुद को कैसे देखता है और दूसरों के प्रति किस तरह उन्मुख है, यानी कि दूसरों के प्रति उनके मन में कैसा दृष्टिकोण है, कैसा पर्सपेक्टिव है। तो ये आपका हो गया स्व अवधारणा, ठीक है। आत्म अवधारणा को आत्म जागरूकता भी कहते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज आल्सो नोन एज सेल्फ अवेयरनेस। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड उन बस वही चीज को आप समझिए, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। तो आत्म अवधारणा को आत्म जागरूकता भी कहा जाता है। अब देखिए सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे 3 फैक्टर्स देखने को मिलता है, 3 कारक। सेल्फ कॉन्सेप्ट के 3 फैक्टर होते हैं, 3 कारक होते हैं। एक होता है बिलीव्स, दूसरा वैल्यूज और तीसरा एटीट्यूड्स। केवल नाम याद रखिएगा क्योंकि बीएड एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही बेसिक एग्जाम है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पूछा जाता है। तो 3 फैक्टर होता है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट में।
बिलीफ्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, यानी कि विश्वास, मूल्य, और एक होता है अभिव्यक्ति। देखिए सत्य या असत्य, अच्छा या बुरा के प्रति जो आपका बेसिक ओरिएंटेशन है, ठीक है, उसी को हम लोग बिलीफ्स कहेंगे। किसी चीज के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, कोई सत्य के प्रति, असत्य के प्रति, अच्छा या बुरा के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है, क्या विश्वास होता है, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। मूल्य क्या है, मूल्य आपका विश्वास के आधार पर तय होता है, ठीक है। देखिए सही और गलत विचारों और कार्यों के बारे में, ठीक है, जो हमारे दिमाग में रुझान है या फिर आदर्श है, जो आमतौर पर विश्वासों पर आधारित और उनके अनुरूप होते हैं। तो देखिए अगर आपको ये डिफिनेशन वगैरह नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है। केवल आपका सवाल यहाँ से पूछा जाएगा कि बताइए कौन कौन से फैक्टर होते हैं। 3 फैक्टर का नाम याद रखना है, बाकी ये सब डिटेल में आपको बीएड में पढ़ना होता है, ठीक है। बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, ओके। एंड अगर हम बात करें एटीट्यूड, तो आपको पता होगा, अगर आप नॉर्मल भाषा में समझो तो किसी भी चीज़ के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, कैसा एटीट्यूड है, अभिवृद्धि है, तो वही चीज़ यहाँ पे रिलेटेबल होता है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे रिलेटेड होता है। तो बिलीव्स, वैल्यूज और एटीट्यूड्स, ये आपका 3 फैक्टर है सेल्फ कॉन्सेप्ट का। इसको कॉपी में आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे है आपका दूसरा टाइप, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि पारस्परिक संचार, ठीक है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये जस्ट आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का उल्टा है। एक होता है इंट्रा, दूसरा होता है इंटर। अब इंट्रा में क्या होता था, व्यक्ति स्वयं से बातें करता था। यहाँ पे क्या होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या फिर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा। देखिए जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार या सोच को किसी दूसरे व्यक्ति को संप्रेषित करता है, आदान प्रदान करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे पारस्परिक संचार कहलाता है। यह संचार आमने सामने हो गया, पत्र व्यवहार हो गया, टेलीफोन या मोबाइल फोन द्वारा किया जा सकता है, या लोगों के बीच मौखिक और गैर मौखिक संदेशों के जरिए जानकारी, भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 व्यक्ति होते हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति होंगे या 2 से अधिक होंगे, एंड एक दूसरे से यहाँ पे इंफॉर्मेशन को, अपने विचार को आदान प्रदान करते हैं, वो संप्रेषित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति हो गया, एंड वहाँ पे आपका था इंट्रा में स्वयं। बस यही 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये आपका प्रेषक हो गया, दूसरा आपका प्राप्तकर्ता हो गया, यानी कि ये आपका सेंडर हो गया, ये आपका रिसीवर हो गया, ठीक है। ये संदेश दे रहा है एंड ये क्या करेगा, उस चीज़ को रिसीव कर रहा है, एंड रिसीव करने के बाद कुछ अपना रिस्पॉन्स भी दे रहा है। तो ये दोनों चीज़ आपका क्या होता है, इंटरपर्सनल में होता है। इंटरपर्सनल में आपका सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है, लेकिन इंट्रापर्सनल में ये दोनों जो गुण है एक ही व्यक्ति में होता है, सेंडर भी यही होता है, रिसीवर भी यही होता है, ठीक है, इंट्रापर्सनल में। और इंटरपर्सनल में आपका दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इनके तत्व देख लेते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, कौन कौन से तत्व हैं, तो इनका भी नाम केवल आप ध्यान में रखिएगा। मौखिक संचार है, दूसरा गैर मौखिक संचार, तीसरा सक्रिय श्रवण, चौथा फीडबैक, एंड 5वां है एम्पैथी। तो ये 5 यहाँ पे इनके एलिमेंट्स बेसिकली देखने को मिलते हैं। एक वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, फीडबैक, एम्पैथी। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मौखिक संचार के बारे में, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो देखिए संदेश हो गया या विचार हो गया, कोई जानकारी हो गया, जब इसको हम लोग व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, करने के लिए बोले गए या लिखे शब्दों का उपयोग मौखिक संचार में आ जाता है। या तो हम अपना जो विचार है, अपना इंफॉर्मेशन है, किसी के साथ साझा कर रहे हैं, या तो बोल के कर रहे हैं या फिर लिखित रूप में कर रहे हैं, तो वो आपका मौखिक संचार है। मौखिक संचार में भाषा, आवाज का लहजा, शब्दों का चयन शामिल होता है। गैर मौखिक क्या है, तो जिसमें हम लोग बोलते नहीं हैं या लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो चेहरे के भाव हो गया, हाव भाव, शारीरिक भाषा, आंख से संपर्क, मुद्रा और स्पर्श जैसे गैर मौखिक संकेतों के माध्यमों से संदेशों का संचरण। तो गैर मौखिक संचार अक्सर भावनाओं, दृष्टिकोण और संबंधपरक गतिशीलता को व्यक्त करता है।
यानी कि आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं, जब कभी भी हम अपने विचार को, इन्फॉर्मेशन को जो है या तो बोल के साझा कर रहे हैं या लिख के कर रहे हैं तो वो मौखिक संचार हो जाएगा। एंड जब हम लोग किसी सिंबल का उपयोग कर रहे हैं, अपने चेहरे का हाव भाव से बता रहे हैं, आंखों के द्वारा इशारा कर रहे हैं, तो वो गैर मौखिक संचार के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये दो टर्म्स, यहाँ पे दो एलिमेंट्स थे। अगला एलिमेंट देखते हैं, अगला तत्व क्या है। तो अगला तत्व है आपका सक्रिय श्रवण, यानी कि एक्टिव लिसनिंग। तो बातचीत के दौरान कही जा रही बातों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना, समझना, प्रतिक्रिया देने और याद रखने की प्रक्रिया। सक्रिय श्रवण में मौखिक और गैर मौखिक दोनों संकेतों पर ध्यान देना, वक्ता के साथ सहानुभूति रखना और प्रतिक्रिया देना शामिल है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति अपना इन्फॉर्मेशन, अपना ज्ञान या फिर अपना जो विचार है व्यक्त कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि सक्रिय श्रवण बनना है, यानी कि एक्टिव लिसनर बनना है। चुपचाप ध्यान पूर्वक उस चीज को जो है वो सुनना है, ठीक है। एंड सुनने के बाद आपको वहां पे फिर फीडबैक भी देना होता है। देखिए फीडबैक क्या है, किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त संदेश पर रिस्पॉन्स देना, प्रतिक्रिया देना। तो फीडबैक मौखिक या गैर मौखिक भी हो सकता है और यह समझ को स्पष्ट करने, संदेशों को सुदृढ़ या संशोधित करने तथा वक्ता की भावनाओं या दृष्टिकोणों को मान्य करने का काम करता है। तो जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको फिगर दिखाया था, ये फिगर, ठीक है, कि सबसे पहले क्या होता है, सेंडर अपना इंफॉर्मेशन भेजा, ये रिसीव किया रिसीवर, फिर इसके बाद ये रिस्पॉन्स कर रहा है, ये फीडबैक अपना दे रहा है, ठीक है। एंड अगर बात किया जाए कि यहाँ पे जितने भी मैंने अभी आपको एलिमेंट्स बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपका जो है वो यही है, फीडबैक। इसी फीडबैक के आधार पे आप जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि वक्ता अगर कुछ गलती कर रहा है तो उस चीज़ में वो सुधार करेगा, उसको वहाँ पे जो है वो मौका मिलेगा। जैसे कि आप लोगों ने कोई सामान भी परचेज करते होंगे, खरीदते होंगे, तो बाद में उसका फीडबैक मांगा जाता है, आप फीडबैक देते हैं, रेटिंग देते हैं, ठीक है। तो कुछ उसी तरह यहाँ पे भी ये चीज़ें काम करती है। लास्ट है आपका सहानुभूति, यानी कि इम्पैथी कह लीजिए या फिर सिंपैथी कह लीजिए। किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों को समझने और साझा करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है। सहानुभूति में करुणा के साथ सुनना होता है, भावनाओं को स्वीकार करना और समझ और समर्थन प्रदर्शित करना शामिल होता है। तो ये आपका सहानुभूति के बारे में हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यानी कि तत्व के बारे में बात किया। एंड जितना भी चीज़ें मैंने अगर आपको बताई, उतना चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है, तो अब जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के बारे में कि कैसा सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगर सभी बातें आप अच्छे से सुने होंगे तो आसानी से सभी जवाबों को दे पाएंगे, ठीक है। देखिए पहला सवाल आपका 2024 में पूछा गया था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जो है वो एम्पैथी का क्या भूमिका होता है, क्या महत्व होता है। तो यह प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देता है, या दूसरों को समझने और उनसे जुड़ने में मदद करता है, या अलगाव को प्रोत्साहित करता है, या आक्रामकता को बढ़ाता है। तो मैंने क्या बताया था आपको, इंटरपर्सनल में कम्युनिकेट करना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, तो ये क्या करता है, ये दूसरों को समझने और उनसे जुड़ने में मदद करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका 2024 में पूछा गया सवाल है, व्हाट इज द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इंटरपर्सनल स्किल। सेम चीज है इंटरपर्सनल, बस एक वर्ड आपको याद रखे होंगे तो आपको आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। स्वयं को समझने की क्षमता, तो ये तो आपका इंटरपर्सनल नहीं था, ये आपका इंट्रापर्सनल था। दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत भावनाओं, देखिए व्यक्तिगत भावनाओं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंट्रा के अंतर्गत आ जाएगा, इंट्रापर्सनल, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता, तो ऐसा तो मैंने कोई बात बताई ही नहीं आपको, तो बी वाला सही हो जाएगा। तीसरा सवाल है, इंट्रापर्सनल कौशल में मुख्य रूप से शामिल है। इंट्रापर्सनल स्किल्स प्राइमरली इन्वॉल्व दूसरों के साथ संचार करना, दूसरों के साथ संचार करना इंट्रापर्सनल नहीं होता, इंटरपर्सनल होता है, तो ये आपका गलत हो गया। आत्मचिंतन और आत्म जागरूकता, बिल्कुल सही बात है, आत्मचिंतन और आत्म जागरूकता आपका इंटरपर्सनल में आ जाता है। संघर्ष समाधान, टीम वर्क के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, टीम वर्क आपका इंटरपर्सनल में आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि नाम आपको इंग्लिश में याद रखना है, तो आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में जो है वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी जो सवाल पूछे गए हैं वो आपका इंग्लिश नेम में ही पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में नाम याद रखना है। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है,
दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है? नहीं। दूसरे व्यक्ति के साथ संचार जो अनिवार्य करता है उसको इंटरपर्सनल कहते हैं। स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया शामिल होती है। बिल्कुल सही बात है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक या अवचेतन रूप से जुड़ते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपका 2022 में पूछा गया था। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है? नहीं, ये तो इंट्रापर्सनल हो गया। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक, तो ये भी तो आपका इंट्रा हो गया। इंटरपर्सनल पूछा गया है तो ये आपका सही हो जाएगा। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण तत्व है, तो स्व अवधारणा मैंने आपको बताया था, धारणा, उम्मीदें, यानी कि उपरोक्त सभी तीनों आपका बिल्कुल सही है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, परसेप्शन, एक्सपेक्टेशन, तीनों आपको मैंने बताया था, तीनों आपका सही हो जाएगा। ये आपका 2022 में पूछा गया था। सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? स्व अवधारणा। तो स्व अवधारणा किसके अंतर्गत आता है? देखिए, इंट्रापर्सनल संचार के लिए आदान प्रदान करता है, क्योंकि यह नियंत्रित करता है कि कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे मानता है और अन्य व्यक्तियों की ओर उन्मुख होता है। स्व अवधारणा जिसे स्व जागरूकता भी कहा जाता है। तो ए व बी दोनों सही है, कोई नहीं, तो बिल्कुल सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका इंट्रापर्सनल में आ रहा था, एंड आपको इसको सेकेंड नाम भी मैंने आपको बताया था जिसको सेल्फ अवेयरनेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 2022 में पूछा गया सवाल था कि स्व अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन से कारक शामिल है? तो अच्छा, सेल्फ कॉन्सेप्ट में कौन से फैक्टर? तो मैंने आपको तीन फैक्टर्स बताए थे, बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। तो डायरेक्टली आपके सवाल देखने को मिले हैं। ठीक है, वहीं से डिट्टो आपका सवाल देखने को मिल गया, ये आपका सही हो जाएगा। तीनों ऑल ऑफ द एबव जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपका, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान में काम कर रहे हैं जहां लोगों की स्थिति समान है। इस तरह के संदर्भ में संचार की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त और सामान्य रूप से नियोजित होती है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल, कॉर्पोरेट एंड क्रॉस कम्युनिकेशन। तो इस चीज़ के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये जो है वो उस टॉपिक से रिलेटेबल है, लेकिन वास्तव रूप में नहीं है, ये आपका बिजनेस से रिलेटेड हो जाता है। तो आगे देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एंड आगे अगर सवाल आपका पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, इस चीज़ के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को क्षैतिज संचार कहा जाता है। कोई भी संगठन हो गया, कोई भी कंपनी हो गया या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, में क्या होता है कि एक ही स्तर पर काम करने वाले लोगों के बीच होता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वहीं वर्टिकल कम्युनिकेशन संगठन के अलग अलग स्तरों पर काम करने वाले लोगों के बीच होता है। ठीक है, समझिए हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि समान स्तर पे, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, वहाँ पे बहुत लोग काम करते हैं, सबका लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, हर कोई अलग अलग पोस्ट पे भी काम करते हैं, तो एक ही पोस्ट पे काम करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के बीच जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा, एंड अलग अलग लेवल, अलग अलग पोस्ट के बीच में जो लोग काम करते हैं उनके बीच आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को पार्श्व संचार भी कहा जाता है, या एक व्यावसायिक संचार रणनीति है, यानी कि ये बिजनेस मॉडल है, बिजनेस एक यहाँ पे कह सकते हैं रणनीति है। क्षैतिज संचार में समान स्तर के लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वहीं वर्टिकल कम्युनिकेशन में प्रबंधक हो गया, मैनेजर जो हो गया, और उनके अधीनस्थ, उसके अंदर में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनसे बात करते हैं। क्षैतिज संचार में कर्मचारी आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वहीं वर्टिकल कम्युनिकेशन में संदेशों का आदान प्रदान ऊपर और नीचे की ओर होता है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन था। हॉरिजॉन्टल क्या था, समान लेवल पे, वर्टिकल क्या है, अलग अलग लेवल पे। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि सभी लोगों की स्थिति समान है, तो वो क्षैतिज संचार हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाएगा। वहीं अगर असमान पूछा जाता तो वर्टिकल हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि सबसे अधिक शिक्षक छात्र संचार है, यानी कि मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज। तो यहाँ पे उपयोगी है। ठीक है, शिक्षक छात्र संचार जो है वो सबसे अधिक उपयोगी होता है। तो ये आपका 2023 में पूछा गया सवाल था। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी संभावना के हो सके आपको अगले एग्जाम में देखने को मिले। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं को बेहतर समझना, दूसरों के साथ प्रभावी संवाद करना, आत्ममूल्यांकन करना, व्यक्तिगत निर्णय लेना।
तो इंटरपर्सनल पूछा गया है, तो दूसरों के साथ प्रभावी संवाद करना, ये आपका इंटरपर्सनल में आ जाएगा। बाकी जो ए, सी और डी है वो आपका इंट्रापर्सनल का दे रखा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन किससे संबंधित है? इंट्रापर्सनल तो स्वयं के साथ संवाद, स्वयं के साथ संवाद आपका हो जाएगा इंट्रापर्सनल। बाकी देखो दूसरे के साथ, समूह के साथ, समाज के साथ, ये आपका इंटरपर्सनल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का उदाहरण है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो डायरी लिखना, ये तो आत्मचिंतन वाला बात हो गया, यानी कि इंट्रापर्सनल हो गया। टीम मीटिंग, देखिए टीम मीटिंग यानी कि ग्रुप का बात कर रहा है, तो ये आपका इंटरपर्सनल में आ जाएगा। अपने विचारों पर मंथन करना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये तो इंट्रा हो जाएगा। आत्म मूल्यांकन करना, ये भी आपका इंट्रा हो जाएगा। तो बहुत बार आपके एग्जाम्पल को लेके भी सवाल पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखना है। मीटिंग वगैरह हो गया, कोई भाषण वगैरह समूह हो गया, कोई कह सकते हैं कि कहीं पार्टी वगैरह हो रहा है, वहां पे अगर किसी से बातें हो रही है, ठीक है, तो जहां पे ग्रुप का बात हो जाए तो वहां पे इंटरपर्सनल हो जाएगा। 14 आपका इंट्रापर्सनल कौशल का एक प्रमुख घटक है इंट्रापर्सनल। तो इंट्रापर्सनल में आपका क्या क्या आएगा? तो सहानुभूति तो नहीं आएगा, सहानुभूति मैंने आपको बताया था इंटरपर्सनल में था। सेल्फ अवेयरनेस, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेटवर्किंग वाला आपका इंटर में आ जाएगा। अगला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होता है वो फीडबैक होता है, फीडबैक, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है? विचार करना, बातचीत करना, प्रेजेंटेशन देना, समूह में निर्णय लेना। समूह में निर्णय लेने की बात कही गई है, तो ये आपका इंटर हो जाएगा, यहाँ पे इंट्रा पूछा गया है। प्रेजेंटेशन देना, तो प्रेजेंटेशन भी देते हैं तो बहुत लोगों के समझ देते हैं, तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं इंट्रा हो जाएगा। बातचीत, ये भी इंट्रा हो जाएगा। विचार करना, स्वयं में विचार करना, ये आपका इंट्रा हो जाएगा। बाकी ये तीनों इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। इंटरपर्सनल कौशल विकसित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? संवाद का अभ्यास करना, देखिए इंटरपर्सनल यानी कि दूसरों से बात करने के लिए कौन सी विधि जो है उपयुक्त है? तो संवाद का अभ्यास करना, अकेले रहना, अकेले रहना तो वो आपका इंट्रा में आ जाएगा। केवल लिखित संवाद पर ध्यान देना, अपनी भावनाओं को छिपाना, तो ये सब नहीं है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मुख्य लाभ क्या है? सामाजिक संबंध मजबूत होता है। देखिए इंट्रा का बात क्या गया, यानी कि स्वयं, तो सामाजिक संबंध मजबूत होता है? नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक संबंध का बात है तो इंटर वाला आ जाएगा, इंटरपर्सनल। आत्म विश्लेषण और सुधार, ये बिल्कुल सही हो सकता है। नेतृत्व कौशल विकसित करना, नहीं। समूह कार्य में सुधार करना, तो ये दोनों तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये इंटरपर्सनल में आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सहानुभूति इम्पैथी किस प्रकार की कौशल का हिस्सा है? तो इम्पैथी यानी कि इंटरपर्सनल, मैंने आपको इसका एलिमेंट्स में बताए थे, तत्व जब बता रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको इसके बारे में जिक्र किया था कि इम्पैथी जो है सहानुभूति, वो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो आज के क्लास का लास्ट सवाल आपका ये है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में मुख्य अंतर क्या है? स्थान और समय, आत्म और दूसरों के बीच संवाद, भाषा और चयन, संचार के उपकरण। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तब हमें समझ में आ जाएगा कि आपको आज का टॉपिक कितना समझ में आया, ठीक है। एंड अगर आप इसका बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं तो कोई भी सवाल आपका पूछ लिया जाए आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा एंड ये भी बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, क्या कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला, जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है एंड हम आपके लिए जो है वो इससे भी बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश जो है वो करेंगे एंड करते हैं, ठीक है। चैनल में अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 1 से 2 सेकंड का समय आपको लगता है सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, इसके बावजूद भी आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए होता क्या है, लाइक करने से वीडियो चलने की यहाँ पे चांसेस होती है, ये जो है वो सजेशन में ज़्यादा जाता है, ठीक है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। बाकी दूसरा इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन अगर आपको पसंद आया होगा जानकारी तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा एंड एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे भी मैं आपको एग्जाम से रिगार्डिंग जो है अपडेट वगैरह देते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।